बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो MU JMI क्लास 11th के लिए साइंस के लिए और ख़ासतौर से डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस के। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए आखिर तक। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ, और आगे भी अपना प्यार और भरपूर साथ इस चैनल के साथ बनाए रखिए ताकि तैयारी को आपके चार चांद लगते रहें। बीच में वीडियोस नहीं आ पाई, कुछ दिक्कत थी, तो अभी अभी आपको वीडियोस जो है लगातार मिल रही हैं और लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और बेहतरीन तैयारी JMI हो या MU हो या ओलंपियाड हो या KVS वगैरह कोई एग्ज़ाम, तो इस तरीके से हमारे चैनल पर जो जो कंटेंट उपलब्ध है और जो लोग नए व्यूवर्स हैं, हमारे नए व्यूवर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करेंगे। हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से यहाँ क्वेश्चनों को जो है समावेश किया है, तीनों को क्वेश्चन यहाँ से रखे हैं। तो जो उम्मीद करते क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे और ऐसे जो क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और हो सकता है सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की बैटल। लेट्स स्टार्ट द बैटल फॉर AMU JMI डिप्लोमा एंट्रेंस एंड आल्सो क्लास 11 साइंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 है टू लेंसेज ऑफ पावर 2.5D and 1.5D are joined together. The focal length of the new lens formed is। तो टू लेंसेज हैं जिनकी पावर एक की है 2.5D और एक की है 1.5D, आर जॉइंट कर दिया जाता है तो फोकल लेंथ बताइए। इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आप इनकी जो पावर है डी में यानी डायोप्टर में उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आप जो है 2.5 को और 1.5 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाती है 4। कितनी हो गई टोटल पावर? हो गई आपकी 4। ठीक है, 4 डायोप्टर लिख लेते हैं इसको। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने पढ़ा है कि पावर क्या होती है, पावर होती है 1 अपॉन फोकस की। ठीक है, और फोकस क्या होता है? ठीक है, तो अभी हमें चाहिए क्या? फोकस चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/P। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो पावर होती है वो हमेशा मीटर में होती है, लेकिन फोकस जो होती है वो हम मीटर में नहीं निकाल सकते। तो हमें एक 1 को क्या करना पड़ेगा, 1 को हमें 100 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा F बराबर 100/P, सॉरी 100/P हो जाएगा और ये 100/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो कितनी आपकी जो है वो हो गई, ये हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, टू लेंसेज हैं, इनकी पावर को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसको जो है चेंज करके सेंटीमीटर में ले जाने के लिए फोकल लेंथ जो हो जाएगी नए लेंस की वो इस तरीके से 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा रीडेबल फॉर्म में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है, एक्ट्स एन अ बॉडी ऑफ मास 40 kg, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अ 2 मीटर। द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज ए 800 जूल, बी 8 जूल, सी 320 जूल और डी है 460 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है कि ए यूनिफॉर्म मोशन है जो जितना है, तो जो जो दे रखा है डाटा आप उसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर ये सारा डाटा हम यहाँ लिख लेंगे ताकि आपको सवाल क्लियर रहे। तो सारा डाटा अगर आप लिख लोगे तो ये कह रहा है फोर्स तो है आपका 4 न्यूटन का, ठीक है, और मास कितना है आपका? मास है 40 kg का। ठीक है, और डी जो है डिस्टेंस जो है 2 मीटर की है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सबको।
ठीक है, क्लियर हो गया। आप यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं जो थोड़ा सा आसान है। आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख लें तो U बराबर mgh होता है फार्मूला हमारा। और अगर हम mg की जगह थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं इसे, ये वैल्यूज़ आप उतार लीजिए पहले आसानी से, फिर इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ हम इसकी उतार लेते हैं। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, तो हम रखेंगे इसको के, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख लेंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो mg की जगह आप लिख सकते हैं F और लिख सकते हैं H। तो F लिख सकते हैं, तो F है आपका 4 न्यूटन और H है आपका 2 मीटर। ठीक है, तो 4 2 होते हैं 8, तो ये हो गया 8 न्यूटन। तो आंसर हो गया इसका 8 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा 8 जूल वर्क। ठीक है, क्योंकि आपसे वर्क पूछा है, वो काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है जूल में निकाली जाती है इस तरीके। तो फ्रेंड इस तरीके से इसका आंसर जो है 8 जूल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। देखिएगा, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 1 मीटर 8 इन द एंगल ऑफ द 45 इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स इज। एक फोर्स है जो 20 न्यूटन का एक्ट्स करता है एक बॉडी पे, और उसकी बॉडी जो मूव्स कर लेती है 1 मीटर चली जाती है एट द एंगल ऑफ 45 इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स इज ए 10 रूट 2 जूल, बी 10 अपॉन रूट 2 जूल, सी -10 अपॉन 2 रूट 2 जूल, और डी है -10 रूट 2 जूल। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक है, हम इसको रेस कर रहे हैं, ये यहाँ से वर्क निकालेंगे अभी हम। तो वर्क जब निकालते हैं तो वर्क का फार्मूला पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिख लीजिए। यहाँ पे F दे रखा है आपको, F बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन, और उसके बाद आपको दे रखा है डिस्टेंस दी है उन्होंने, D बराबर 1 मीटर या S बराबर 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है एंगल जो है वो है आपका 45, तो थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब वर्क का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू S या D कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझिए पहले। F बराबर 20 न्यूटन रख लिया, D बराबर 1 मीटर रख लिया, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें वर्क। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस कॉस थीटा या फिर D कॉस थीटा। यहाँ S और D दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। F की वैल्यूज़ कितनी है, F की वैल्यूज़ है 20, तो ऊपर वाला हम डिलीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ से अब हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। देखिए F की वैल्यू कितनी थी 20, और S की वैल्यू कितनी थी 1, और cos की वैल्यू कितनी 45। ठीक है, तो अभी 21 से 20, cos 45 की वैल्यू होती 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इसको डिलीट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 20 अपॉन रूट 2। ठीक है, बट ये आंसर ही नहीं है आपके ऑप्शंस में। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसे 20 बाई रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 रूट 2। ये कैसे आएगा, क्योंकि हर नंबर में उसका रूट होता है, तो रूट 2 और रूट 2 होता तो ये 2 हो जाता, और 2 डिवाइड करता 20 को तो 10 टाइम्स जाता। इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रूट 2। क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 एक ही आंसर है इसमें। तो ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है, अभी हम आंसर बता रहे हैं आपको। ये हो रहा है
तो 10 रूट वाला जो आंसर है 2 वाला ये बिल्कुल सही होगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। A scooter of mass 150 kg is moving with a uniform velocity of 100 km per hour. The force required to stop the vehicle in 10 seconds is। देखिए सबसे पहले काम ये किया करिए कि जब आपको क्वेश्चन में वो ये दे दे, ये बोले कि आपका जो स्पीड है वेलोसिटी उसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि स्पीड जो है कितनी है, एक स्कूटर है जिसका मास 150 kg है, मूविंग कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल इन 10 सेकेंड। तो आपको जो स्टॉप करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो बताना है। सबसे पहले जो वेलोसिटी दे रखी है आप उसे अपने वाले जो है MKS में चेंज करिएगा, क्योंकि MKS में चेंज नहीं करेंगे तो ये आंसर आपका सही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है आप जो है यह है 108 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें चेंज करना है। ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे 108 इंटू 5/18 से। ठीक है, 18 6 होते हैं 108, तो इसका हो जाएगा 6 5 30, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड में आ गई है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसको, पहले चेंज करना चाहें तो नहीं हो पा रही हो चेंज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, देखिए सिंपली क्या करना है, हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का, ये F बराबर m है। ठीक है, बट m तो है हमारे पास 150 लग जाएगा, चलिए, लेकिन a नहीं है हमारे पास। अब a को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है v माइनस यू बाई टी में कर देते हैं। ठीक है, अब v माइनस यू में कर देंगे तो 150 तो आपका ये हो गया, v आपको देर हो जाएगा 0 क्योंकि स्टॉप करना है गाड़ी को, ये हो जाएगा 30, u आपका दे ही रखा है, t हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, इतना पहले क्लियर कर लीजिए सब लोग। ठीक है, 0 माइनस 30/10, तो ये हो जाएगा 150 इंटू माइनस का 30 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 3 हो गया 30, तो 150 और 33 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 450 न्यूटन। ठीक है, 450 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये, 450 न्यूटन। और 450 न्यूटन जो आंसर है आपका वो है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, F बराबर m है, ए को खोल लीजिए v माइनस यू बाई टी से। ठीक है, यहाँ से खुल जाएगा, ये इसको लगा दीजिए 150 इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, 150 इंटू माइनस 30/10, इस तरीके से 450 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डिलीट कर दें, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा 450 न्यूटन। थोड़ा सा ये भी मिसप्रिंट सा है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन और डी नाइट्रोजन। फिर से सुन लीजिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो हम सब जानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो होता है आपका फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका राइट आंसर होगा, बी वाला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 28 जिस पर लिखा है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। इनमें से क्या साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ए बेंजीन, बी नियोपेंटेन, सी एंथ्रासीन, डी फिनोल। जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जो इस तरीके से साइकिल में बने, जैसे बेंजीन बनती है, तो बेंजीन तो पढ़ चुके हैं हम, बेंजीन तो बनती है ऐसे है, तो इसका मतलब फिर बेंजीन तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब बचा आपका एंथ्रासीन, फिनोल और नियोपेंटेन, सॉरी। तो यहाँ पर जो फिनोल है वो आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे OH लगा होता है फिनोल में। ठीक है, इसमें ऊपर OH लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर एंथ्रासीन भी नहीं होगा। तो अब क्या ऑप्शन बचता है आपके पास, अब ऑप्शन बचता है नियोपेंटेन। इसलिए इसका जो जवाब होगा सही
वो नियोपेंटेन होगा फ्रेंड्स। क्या होगा इसका जवाब सही? नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 2K प्लस F2 इक्वल टू 2KF, बी CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, सी BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, डी Fe2O3 प्लस 3CO प्लस इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। तो फ्रेंड जो सबसे राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि पूछा है आपसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिकॉल कर लीजिए चैप्टर 1 में है क्लास 10th के। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला लें तो फिर रिडॉक्स बन जाती है, आपने पढ़ा था। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहाँ दोनों जहाँ पे नहीं हो रहे होंगे उसको हमें आंसर में बताना है, और उसको क्या कहते हैं? हम रिडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स। तो इसको डिलीट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फ्रेंड पहला वाला होगा 2K प्लस F2 इक्वल टू 2KF, क्योंकि इनमें से कोई सा भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद 10 ग्राम CaCO3, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये। 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग 4 गैव द 4.4 ग्राम, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, बीच में, ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CaO। द ऑब्जर्वेशन इज एग्रीमेंट विद द A law of the reciprocal proportion, law of conservation of mass, law of multiple composition, law of constant composition। ठीक है, तो सबसे पहले काम आप ये करिए कि रिएक्शन क्या कह रही है और ये रिएक्शन कैसे बनेगी। तो आप रिएक्शन लिख लीजिए यहाँ पे CaCO3 इक्वल टू, जब आप डिकम्पोज करेंगे इसको तो ये बनेगी CaO प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन बनेगी, नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। अब CaCO3 कितना था? 10 ग्राम था। कितना ग्राम था? ये कितने ग्राम मिल रहा है? तो CaCO3 जो है कितने ग्राम दे रहा है? 4.54 ग्राम। तो ये दे रहा है आपको CO2, और ये दे रहा है 5.6 ग्राम, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, CaCO और CO2 का भार को। अगर ये इधर के बराबर आता है तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। तो 5.6 और 5.4 को यदि जोड़ेंगे तो ये 10 बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 ग्राम इधर भी है, 10 ग्राम इधर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मास के अंदर चेंज नहीं हो रहा है और मास पूरी तरीके से कंजर्व रह रहा है पूरी रिएक्शन में। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन में जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बी इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। हम दिखा रहे हैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इज +7 इन A KBr2O3 B KBr BrO4 नेगेटिव IBr। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा था इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको ब्रोमीन का बता दिया गया है कि +7 है। आपको देख के ये बताना है कि इसमें से किसके अंदर ये मिल जाएगा। तो आप कुछ मत करिए, आप इसमें जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करते रहिए Br को निकाल के। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं KBr2O3, ठीक है। K का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है, 1 होता है ये, प्लस जिसका निकालना है आपको वहाँ x मान लीजिए, तो 2 इसकी ब्रेक पहले है, x यहाँ मान लीजिए, +3 इंटू माइनस का 2 बराबर का 0, ठीक है। अब कुछ नहीं करिए आप इसमें से, देखिए ध्यान दीजिए, ये जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2x प्लस माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 0, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये 6 उधर चला जाएगा, या आप ऐसा समझ लीजिए, इसे हटाइए यहाँ से 5 कर लीजिए माइनस का, तो ये हो गया 2x माइनस का 5, ठीक है। ये उधर चला जाए लेके जाएंगे, ये पहले आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ऊपर से डिलीट कर रहे हैं ताकि आपको दिख जाए ये आसानी से, ठीक है। ऊपर देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर से लिखा है 2x माइनस
आपका 5 बराबर 0 था, तो 2x ये रह जाएगा, 5 उधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, तो कितना आ जाएगा 2.5। यानी यहाँ पर जो ब्रोमीन की प्रेजेंस आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, वो आ रही 2.5, लेकिन आपके हिसाब से आनी कितनी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है 7 आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही करके आपको सारे ऑप्शन इसके जो है चेक करने हैं, किसमें इसकी जो है पोजीशन 7 आ जाएगी, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सीधे आंसर बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम रूम में जब बैठेंगे तो आप सॉल्व करके ही बता पाएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। मैं आपको जो है सिर्फ हिंट दे रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा कि आपका आंसर ये आया है या नहीं आया। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर ये आया या नहीं आया। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। BrO4 नेगेटिव में ब्रोमीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जो है 7 आ जाएगी, प्लस का 7 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। रेडियो एक्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये भी थोड़ा धुंधला है क्वेश्चन, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, मैं टिक कर रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी प्रोटॉन्स, डी एटम्स। कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी जो है कि प्रॉपर्टी किसकी है, न्यूक्लियस की है कि इलेक्ट्रॉन्स की है कि प्रोटॉन्स की है या एटम्स की है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये प्रॉपर्टी जो है न्यूक्लियस की है, ए इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसकी ये प्रॉपर्टी जो है किसकी है, ये प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, विनेगर CH3COH, क्विकलाइम CaO, वॉशिंग सोडा NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से क्या इनकरेक्टली मैच्ड हुआ है, विनेगर हुआ है, क्विकलाइम हुआ है, या वॉशिंग सोडा हुआ है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विनेगर का जो फार्मूला है, एसिटिक एसिड कहते हैं विनेगर को, यानी एथेनॉइक एसिड, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्विकलाइम CaO को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और वॉशिंग सोडा पे अगर आप ध्यान दोगे तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है, ना कि NaHCO3। NaHC3 जो होता है वो आपका खाने का सोडा होता है, एडिबल सोडा होता है। तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा। वाइट वॉशिंग सोडा जो होगा NaOH नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एप्सम साल्ट इज A MgSO4 into 7H2O, B KCl into MgCl2 into 6H2O, Na3LF6 और CaSO4 into 2H2O। याद करिएगा, एप्सम साल्ट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। MgSO4 into 7H2O जो है एप्सम साल्ट का फार्मूला होता है, MgSO4 into 7H2O, ये इसका राइट आंसर होगा। Fs टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट अ फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। यानी जो एफ्स कहलाता है, क्लास 9th में पढ़ा था आपने, तो एफ्स जो है टेक्सोनॉमिकली फैमिली है कि ऑर्डर है, या क्लास है, या फाइलम है। तो आपने पढ़ा था कि फैमिली तो नहीं होगी ये, ना ऑर्डर भी नहीं होगा, ना फाइलम होगा, तो फिर ये क्या होगी, ये आपकी क्लास होगी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है, हु गेव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ए, बी लिनियस, डार्विन, बेंथम एंड हुकर, थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिफाइन कर लें, आप थोड़ा भूल गए होंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब था कि किसी भी चीज़ का जब हम बायोलॉजिकल नाम देते हैं तो उसमें दो चीज़ रखते हैं, उसका एक जीनस का नाम होता है, एक स्पीशीज़ का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ ले लें तो हम लेंगे जैसे एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो होती है वो आपकी मधुमक्खी होती है, ठीक है। तो मधुमक्खी का नाम क्या है, एपिस इंडिका है। तो एपिस इंडिका में यहाँ पर इंडिका जो है इसकी स्पीशीज़ है और एपिस जो है इसका जीनस है। तो इस तरीके से हर चीज़ के दो नाम बन जाएंगे, यानी दो नाम होंगे उसके नाम में, एक उसके जीनस का नाम होगा और एक उसके स्पीशीज़ का नाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम था ये हमारे कैरोलिनियस, लीनियस या फिर जिन्हें कार्ल लिनियस कहा जाता है, उन्होंने दिया था।
तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डार्विन जो है एवोल्यूशन की थ्योरी से रिलेटेड थे। बेंथम और हुकर ने भी दी थी क्लासिफिकेशन की थ्योरी, बट जो है बायनोमियल नहीं दी थी। और थियोफ्रेस्टस से याद रखिए, ये बॉटनी के फादर हैं, बायोलॉजी में जो बॉटनी है उसके ये फादर कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। Which of the following organism does not reproduce? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते? म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल, ह्यूमन फीमेल, ऑल ऑफ दीज। म्यूल खच्चर हो गया, वर्कर बी मधुमक्खी की बात कर रही हैं, कुछ मधुमक्खियाँ जो होती हैं वर्कर बी के रूप में काम करती हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन बीन, और एक ऐसी ह्यूमन फीमेल जो इनफर्टाइल है, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। और डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती फ्रेंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? 1 2 3 4। तो कितने चैम्बर्स हार्ट में होते हैं, इन्होंने ये आपसे पूछा है। तो ये सब हम जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। हार्ट में फ्रेंड 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4। अगर आप इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इस तरीके से ये 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हार्ट बाय पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी वेन, ओरोटा यानी ओल्टा, 4 वेना कावा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैसे रीच करता है ह्यूमन हार्ट में, और मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अगर आपका जो है नहीं तो मैं इसका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जितने क्वेश्चंस हम लेकर आए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए थे, और हमने कोशिश की है कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए हों या नहीं जो है क्लियर हुए हों, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी स्पीड को और कम करके क्वेश्चंस को जो है दोबारा से कराएं। और इस तरीके से बीच में वीडियोस नहीं मिल पाएँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और अब लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि जो है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली हर वीडियो अपडेट्स है वो आपको समय से मिलती रहे। और जो लोग जुड़े रहे 1K बनाने के लिए हमारे चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आगे भी इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। MU JMI की भरपूर तैयारी हम कराएंगे, और नीट की भी तैयारी शुरू कराएंगे अपने चैनल पर। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।